This call is now being recorded. तो हाँ, तो ये विश्व हिंदी सम्मेलन एवं सचिवालय जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि इसके संबंध में एक वीडियो भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, उससे आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखने के तरीके बताए गए। हालांकि वो ज्यादा उसका जो महत्व था वह ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा था, ताकि अगर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए तो आप आसानी से कर सकें, लेकिन फिर भी जानकारी के हिसाब से भी अगर उसे आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम इस सम्मेलन का बोध वाक्य था। तो याद रखने वाली चीजों को मैंने पहले से हाईलाइट कर दिया है। 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। क्या क्या मंतव्य पारित किए गए थे, क्या क्या रिसोल्यूशन लिया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाए, वर्धा में विश्व हिंदी पीठ की स्थापना हो, विश्व हिंदी सम्मेलनों को जो लोग मोबाइल से ये सेशन अटेंड कर रहे हैं वो अपने फोन को लैंडस्केप मोड में रख के स्क्रीन पे, जहां पे स्क्रीन शेयर किया जा रहा है वहां पे टच करेंगे ना, तो स्क्रीन जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको साफ तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से विश्व हिंदी सम्मेलनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक अत्यंत विचार पूर्वक योजना बनाई है। तो ये 3 जो है मंतव्य वहां पे पारित किए गए थे। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में हम देख लेते हैं। बहुत कुछ इसमें समझाने जैसा है नहीं, पढ़ने जैसा ही है, तो मैं इसको पढ़ते ही जाता हूँ। जहां पे किसी को शक, संदेह हो, शंका हो, प्रश्न मन में उठे, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इसके ठीक अगले साल 1976 में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो पहला कब किया गया था? 1975 में, दूसरा 1976 में। कब? 30 अगस्त 1976, 28 से 30 अगस्त 1976। ये कहाँ किया गया था? पोर्ट लुई में, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में इसका आयोजन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वे मॉरिशस के तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर सर शिव सागर राम गुलाम जी थे। डॉक्टर सर शिव सागर राम गुलाम जी का वैश्विक स्तर पर मॉरिशस में खास करके हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ा अहम योगदान माना जाता है। भारत के तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह के नेतृत्व में 23 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त 17 देशों के 181 प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया था। इसका बोध वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। पहले वाले का बोध वाक्य क्या था? उसका ही वसुधैव कुटुंबकम। दूसरे वाले का बोध वाक्य भी वसुधैव कुटुंबकम। इसका पारित मंतव्य, मॉरिशस में एक विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना की जाए, अगेन जो सारे विश्व की हिंदी गतिविधियों का समन्वय कर सके, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन हो जो भाषा के माध्यम से ऐसे समुचित वातावरण का निर्माण कर सके जिसमें मानव विश्व का नागरिक बना रहे। सम्मेलन में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में पारित इस प्रस्ताव का फिर से समर्थन किया गया कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान मिले, और सिफारिश की गई कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए। तो ये 3 मंतव्य अगेन यहाँ भी हमको याद रखने हैं, जिसमें कि मॉरिशस में विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन जिससे एक ऐसा वातावरण बन सके जिससे मानव विश्व का नागरिक बना रहे, और साथ में ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा का स्थान मिले, और इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए। अब आते हैं हम तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में। तो पहला भारत में हुआ, फिर मॉरिशस में हुआ, फिर हम लोग पहुंच गए 1983 में भारत। 1975, 1976, 1983 में वी अगेन केम बैक टू इंडिया। ये कहाँ हुआ? भारत की राजधानी नई दिल्ली में 28 से 30 अक्टूबर 1983 को हुआ। 75, 76, 83। ठीक है, अब उस समय जो समिति बनाई गई थी, राष्ट्रीय आयोजन समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर बलराम जाखड़। मॉरिशस से आए प्रतिनिधि मंडल ने भी हिस्सा लिया, जिसके नेता श्री हरीश बुद्धू थे जो मॉरिशस से आए थे। ठीक है, इसमें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुल 6566 इसमें प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 260 विदेशों से आए प्रतिनिधि थे। सम्मेलन का बोध वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। तो पहले 3 हिंदी सम्मेलनों का बोध वाक्य क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। 75, 76, 83 हो गया भारत, मॉरिशस भारत हो गया। पारित मंतव्य क्या था? सम्मेलनों के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अस्थायी समिति का गठन किया जाए। ठीक है, एक समिति के गठन की बात की गई। साथ में समिति को यह अधिकार दिया जाए कि वह भारत के प्रधानमंत्री से परामर्श करके उनकी सहमति से अस्थायी समिति का गठन करे। तो एक समिति के गठन की बात की गई मूल रूप से,
समिति में देश विदेश के कम से कम 25 सदस्य हों और इसका प्रारूप संविधान, कार्यविधि और सचिवालय की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए यह समिति अपनी उप समिति गठित करे जो 3 महीने के भीतर अपनी संस्तुति संगठन समिति को दे और उस पर कार्रवाई की जाती है। मूल रूप से तीसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी से संबंधित समिति बनाने की बात की गई। तो पहले और दूसरे में देखा हमने कि मंतव्य बहुत मिलते जुलते थे कि भाई एक मॉरिशस में विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना हो और हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाए जाने के बारे में बात की गई। विश्व हिंदी मतलब अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बात की गई। तीसरे में समिति बनाने की बात का मंतव्य पारित किया गया। अब 83 से सीधा हम एक ही बार टप जाते हैं 10 साल 93 में, मतलब 75, 76, 83 के बाद सीधा 10 साल का गैप आता है 1993 हम पहुंच जाते हैं। अब ये अगेन हम कहाँ चले गए? मॉरिशस चले गए। तो अभी ये पूरा जो है चौथे तक कहाँ चल रहा है? भारत मॉरिशस, ठीक है, यही चल रहा है अभी। ठीक है, 1993 में 2 से 4 दिसंबर के बीच में इसको आयोजित किया गया था पोर्ट लुई में। ओके, इसमें श्री मुक्तेश्वर चूनी ने जो है इन्होंने ये राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष थे और फिर से बोध वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। तो पहले 4 का बोध वाक्य याद करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। भारत से श्री मधुकर राव चौधरी गए और उसमें श्री तत्कालीन गृह उप मंत्री श्री रामलाल राही जी भी थे। 200 अन्य विदेशी प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन में मॉरिशस के अंतर्गत भाग लिया था। ठीक है, अब समिति की बात जो तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में की गई थी, इसमें ये आयोजक समिति को यह अधिकार दिया गया कि वे मॉरिशस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से परामर्श करके 3 माह के अंदर तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो इसमें ये समिति को कहा गया कि भाई आगे चल करके स्थायी समिति का गठन, सचिवालय की स्थापना अगर करनी है तो, और भविष्य में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास, इन सब के लिए जो समिति थी जिन्होंने यह आयोजन किया था, जो आयोजक समिति थी, उन्हें यह अधिकार दिया गया कि भाई आगे आप कार्रवाई करो। विश्व हिंदी विद्यापीठ के स्थापना की मांग की गई शीघ्र अतिशीघ्र, और साथ ही मॉरिशस में विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना की मांग की गई। मतलब 2 चीजें साथ साथ में मांग चल रही है, मतलब 4 मांग चल रहे हैं और इसके लिए ही संकल्प पारित किए जा रहे हैं। क्या क्या? पहले अगर हम लोग 4 की बात करें, 4 विश्व हिंदी सम्मेलनों की बात करें कि एक विश्व हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्व विद्यापीठ की स्थापना हो। दूसरा, मॉरिशस में एक केंद्र स्थापित किया जाए जिसके उसमें आगे चल करके मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय बना और वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना। और फिर क्या मांग चल रही है कि एक समिति गठित की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और क्या मांग चल रही है कि भारत हिंदी को यूएन की आधिकारिक भाषा घोषित की जाए। इस तरीके से ये सारे मतलब इन्हीं सारे मुद्दों पे चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन तक बातें चल रही थी। ठीक है, अब देखा जाए कि विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो इस सम्मेलन के द्वारा विभिन्न राष्ट्र सरकारों और विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठों की स्थापना उत्साहपूर्वक करें। और इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में दुनिया के हिंदी को पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग, हमारा जो एक पुराना गेस्ट सेशन हुआ था डॉक्टर जयशंकर सर के साथ में, तो उन्होंने इसके बारे में बहुत ही विस्तृत तौर पे बताया था कि दुनिया में कौन कौन से विश्वविद्यालयों में वर्तमान में हिंदी के पठन पाठन का कार्य चल रहा है निरंतर। ठीक है, तो इसके साथ साथ में यह भी कहा गया कि विश्व के सभी देशों, विशेषकर भारत तथा भारतीय मूल की जनसंख्या वाले देशों के बीच संचार व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया जाए। आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार समितियों के प्रगाढ़ संबंध स्थापित किए जाए। इंटरनेशनल मतलब अलग अलग देशों के बीच में जहाँ पे हिंदी भाषी लोग हैं। हिंदी की समाचार समिति भाषा की सेवा भी शुरू की जाए भारत और मॉरिशस के बीच में। तो इस तरीके से आप देखेंगे हिंदी के दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकाएं प्रकाशित करने में सक्रिय सहायता करें।
ये भारत से मॉरिशस ने कहा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पूरे मंतव्य यहाँ पे पारित किए गए थे। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना। और अंततः फिर वही बात आ गई कि क्या हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए सघन प्रयास किए किए जाए सभी प्रतिनिधियों के द्वारा। सभी हिंदी प्रेमियों से यहाँ पे अनुरोध भी किया गया कि वे अपने निजी एवं सार्वजनिक कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें और यह संकल्प लें कि वे कम से कम अपने हस्ताक्षरों, निमंत्रण पत्रों, निजी पत्रों और नाम पत्रों में हिंदी का प्रयोग करेंगे। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन में हम पहुंच जाते हैं। पहली बार भारत मॉरिशस से बाहर कहाँ पहुंच जाते हैं? हम पहुंच जाते हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो। यहाँ पहुंचते हैं तो मतलब हम भारत मॉरिशस से होते हुए त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंच जाते हैं। उनकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ऑफ स्पेन। वहां हम पहुंच जाते हैं। कब पहुंचते हैं? 1996 में। तो अब हम लोग जो है 75, 75, 76, 83 और फिर कब 93 तक पहुंच जाते हैं 96 में। 96 में पहुंच गए। 96 में पहुंचे तो इसमें इसकी जो सम्मेलन किया गया था, इसके प्रमुख संयोजक हिंदी निधि के अंडर श्री चंका सीताराम जी थे और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री माता प्रसाद जी जो है इस प्रतिनिधिमंडल में भाग लेने के लिए गए थे। इसका केंद्रीय विषय, अब यहाँ से एक केंद्रीय विषय की शुरुआत होती है 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन से। उससे पहले कोई केंद्रीय विषय नहीं हुआ करता था पहले 4 पर यहाँ से केंद्रीय विषय की शुरुआत होती है अप्रवासी भारतीय और हिंदी। इससे पहले केवल बोध वाक्य था जिसका जो क्या होता था वसुधैव कुटुंबकम, ये पहले 4 के लिए। पर यहाँ से अप्रवासी भारतीय और हिंदी पहली बार एक केंद्रीय विषय रखा गया कि किसी विषय पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कैरेबियाई द्वीपों में हिंदी की स्थिति यानी कि वेस्ट इंडीज के जो द्वीप है वहां पे, एवं कंप्यूटर युग में हिंदी की उपादेयता, कंप्यूटर युग में हिंदी की उपादेयता, इसकी बात 1996 में ही शुरू कर दी गई थी, जिसके ऊपर हम लोग कल एक बहुत ही विस्तृत सेशन करने वाले, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेशन कल करने वाले हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ये सेशन जो है ये ओपन सेशन होगा जिसमें कि कोई भी साथी हमारे आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, नहीं कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, मतलब इंटरव्यू की सब लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा हम लोग ई टूल्स के ऊपर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेशन कल करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग तो जुड़िएगा ही जुड़िएगा, समय में बता दूंगा आपको। उसके साथ साथ आपके जो भी अन्य साथी हैं उनको भी आप लिंक भेज दीजिएगा। जितने अधिक लोग जुड़े उतना बेहतर है, क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार की जो हम बात सोचते हैं कि हिंदी में अधिक से अधिक लोग काम करें, जैसा अभी हमने देखा चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन के मंतव्य में ये बात कहा गया कि अधिक से अधिक लोग अपने आधिकारिक कार्यों में, मतलब जो भी ऑफिशियल वर्क है उसमें हिंदी का प्रयोग करें। इसके लिए यदि सबसे सशक्त कोई माध्यम है तो वह हिंदी ई टूल्स है, क्योंकि यदि आप हिंदी ई टूल्स में पारंगत नहीं होंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आप हिंदी में अधिक से अधिक अपने आधिकारिक कार्य आज के समय में कर सकते, क्योंकि हिंदी में कार्य करना केवल हिंदी लिखने तक तो सीमित नहीं रह गया है। तो ई टूल्स की जानकारी जरूरी है, इसलिए कल का जो सेशन है उसमें आप सब लोगों को आमंत्रित करेंगे। इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि इस आधार पे आमंत्रित करेंगे कि अगर सब लोग हिंदी ई टूल्स के बारे में जानेंगे तभी हिंदी बढ़िया तरीके से विकसित हो पाएगी। तो ये आप एक कल स्वतंत्रता दिवस है और प्रत्येक नागरिक की अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य है इसके प्रति। तो हम लोग चूंकि भाषा के क्षेत्र में काम करें और हिंदी के लिए नागरिक है, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे इस तरीके से कि आने वाले समय में हिंदी और भी मजबूती के साथ आगे बढ़े। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सम्मेलन में भारत से 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। अन्य देशों के 257 अन्य प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया। तो ये हो गया। अब इसमें क्या क्या मंतव्य पारित किए गए? अब इसमें जो है भारतवंशी समाज एवं हिंदी के बीच में, मतलब भारतवंशी समाज मतलब ये जो मॉरिशस का भारतवंशी समाज है और बाकी अन्य देशों के जो मतलब भारत के अतिरिक्त, तो उसके भारत तो मॉरिशस हो गया, त्रिनिदाद टोबैगो हो गया, उसके बाद फिजी हो गया, या फिर कैरिबियन जो राष्ट्र हो गया वहां पे भी हिंदी बोली जाती है। दक्षिण अफ्रीकन बहुत सारे राज्यों में हिंदी, मतलब देशों में, राष्ट्रों में हिंदी बोली जाती है और वहां पे भारतवंशी समाज रहते हैं। इसीलिए कहा गया विश्वव्यापी भारतवंशी समाज को हिंदी को अपनी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए विश्व हिंदी मंच बनाने में सहायता करने की बात यहाँ पे की गई। और अस्थायी सचिवालय की बात यहाँ से फिर होती है ना। और यह मॉरिशस में स्थापित होना है, इस बात के लिए कहा गया कि एक सरकारी समिति गठित की जाए और साथ में इस समिति का गठन मॉरिशस एवं भारत सरकार के द्वारा किया जाना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि समिति ने अन्य बातों के साथ साथ सचिवालय व्यवस्था के अनेकानेक पहलुओं पर विचार करते हुए एक सर्वांगीण कार्यक्रम योजना भारत तथा मॉरिशस की सरकारों को प्रस्तुत करेगी, ऐसी बात कही गई। तो इस तरीके से आपका ये
हो गया कौन सा, 5वां हिंदी सम्मेलन यहाँ पे हमारा हो जाता है खत्म। कहाँ पे, पोर्ट ऑफ स्पेन में, त्रिनिदाद एंड टोबैको, TNT। तो ये पहली बार मॉरिशस भारत से बाहर हुआ। ठीक है, अगेन महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, देखिए पहली बार नाम आता है 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन के द्वारा पारित मंतव्यों के दौरान 5वीं बार इसका मतलब पहली बार इसका नाम आता है। इससे पहले क्या हो रहा था कि एक वैश्विक स्तर पे एक हिंदी केंद्र की स्थापना हो, जहां हिंदी का पठन पाठन हो। पहली बार नाम आता है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित करने का। मतलब कि 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन से पहले भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय ले लिया था। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इस निर्णय का स्वागत यह सम्मेलन करता है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना से हिंदी को विश्वव्यापी बल मिलेगा। यानी कि 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन जब 1996 में ऑर्गेनाइज किया गया, उससे पहले भारत सरकार इस बात का निर्णय ले चुकी थी कि वर्धा में अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन में हुआ। अब हम लंदन पहुंच गए तो क्या हुआ, भारत से चले, फिर मॉरिशस गए, फिर भारत आए, फिर मॉरिशस गए, फिर हम कहाँ पहुंच गए, त्रिनिदाद एंड टोबैको, TNT पहुंच गए। तो यहाँ में हम 75 से चले 76, फिर हम यहाँ 83 पहुंचे, फिर यहाँ हम कहाँ पहुंचे 93 पहुंचे, फिर हम 96 पहुंचे। अब हम चलते हैं, आया आता है सीधा लंदन। लंदन आते हैं तो लंदन में 14 से 18 सितंबर 1999। तो अभी हम कहाँ पहुंचे 1999, मतलब ये 93 में, 96 में, 99 में। 83 के बाद सीधा 10 साल का गैप था, उसके बाद 3-3 साल के गैप में। तो 99 में पहुंच जाते हैं 6ठे विश्व हिंदी सम्मेलन में लंदन। लंदन में यूके हिंदी समिति, गीतांजलि बहुभाषी समुदाय और बर्मिंघम और भारतीय भाषा संगम यॉर्क द्वारा इसके लिए राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया था। तो इतने लोगों ने, मतलब इतने सारे समितियों ने मिल करके इसके लिए आयोजक समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर कृष्ण कुमार और इसके संयोजक यानी कि कन्वेनर डॉक्टर पद्मेश गुप्त थे। अभी जो विजय जी रिकैप कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वीराकाश में कोई संयोजक होते हैं, वीराकाश में कोई संयोजक नहीं होते हैं। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति में कन्वेनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सम्मेलन का केंद्रीय विषय हिंदी और भावी पीढ़ी है। ठीक है, तो अब ये केंद्रीय विषय यहाँ से शुरू हो गए। 5वें का केंद्रीय विषय क्या रहा, अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय और हिंदी से संबंधित। 6ठे का क्या रहा, हिंदी और भावी पीढ़ी। ठीक है, अब इसमें श्रीमती वसुंधरा राजे जो है, वे उस समय विदेश राज्य मंत्री थी, उन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर विद्या निवास मिश्र इसके उपनेता थे और यह ऐतिहासिक इसलिए भी था क्योंकि यह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के 50वें वर्ष में आयोजित किया गया था। ठीक है, 50वें वर्ष में आयोजित किया गया था। तो 50वां वर्ष और इस वर्ष 2024 में हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का 75वां वर्ष है। 75वां वर्ष है, इसीलिए इसे राजभाषा हिंदी के लिए हीरक जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हीरक जयंती वर्ष, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, देखिए बात बात में ध्यान आ गया, इसको आप लोग शब्द को याद रखिएगा, हीरक जयंती वर्ष यानी कि प्लैटिनम जुबली ईयर 1949 से 75 वर्षों के बाद 2024 में जो हम लोग इस वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं, ये हमारा हीरक जयंती वर्ष यानी कि प्लैटिनम जुबली ईयर। ठीक है, और 50वां था 1999 में जब ये विश्व हिंदी सम्मेलन की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ यह वर्ष संत कबीर की 6ठी जन्म शती का भी था। तो ये वर्ष संत कबीर की 6ठी जन्म शती का था। मतलब इस वर्ष से 600 वर्ष पहले, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो सही बोल रहा हूं ना, 600 वर्ष पहले संत कबीर जी का जन्म हुआ था। 6ठी जन्म शती का तो मतलब यही हुआ कि 600 वर्ष पहले हुआ था। सम्मेलन में 21 देशों के 700 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ठीक है, इनमें भारत से 350 और ब्रिटेन से 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। अब इसमें क्या क्या मंतव्य पारित किए गए थे, तो विश्व भर में हिंदी के अध्ययन, अध्यापन, शोध, प्रचार प्रसार और हिंदी सृजन में समन्वय के लिए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय केंद्र सक्रिय भूमिका निभाए। हाँ, अभी ये अब तो 1996 में से पहले ये ऑलरेडी इसका निर्णय लिया जा चुका था। 1999 में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जा चुका था, तो अब उसकी तरफ ऑल आइज ऑन महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय केंद्र हो चुकी थी कि भाई ये एक सक्रिय भूमिका निभाए। और आज के समय में देखेंगे तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय केंद्र में कई सारी विदेशी भाषाओं से हिंदी के पठन पाठन का कार्य चलता है। विदेशी भाषाओं से हिंदी के पठन पाठन का कार्य चलता है। बहुत सारे विदेशी भाषाओं के विद्यार्थी वहां पे हिंदी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम लोग एक प्रति संडे एक वैश्विक हिंदी परिवार है,
जिसके हम सदस्य हैं, तो उसमें पूरे विश्व भर से जो हिंदी प्रेमी है वे जुड़ते हैं और उसमें किसी किसी विषय पे परिचर्चा होती है, संवाद होता है। तो मुझे बहुत ताज्जुब होता है ऐसे कुछ एक जापानीज स्कॉलर है हिंदी से संबंधित, मतलब वो तो वैसे बहुत सारे विषयों से के स्कॉलर है, लेकिन हिंदी के लिए उनको भारत सरकार ने मेरे ख्याल से पद्मश्री या पद्म भूषण में एकदम से मतलब मुझे ठीक ढंग से याद नहीं आ रहा, लेकिन पद्मश्री या पद्म भूषण कोई सम्मान उनको भारत सरकार के द्वारा से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दिया गया है। और जब वे बात करते हैं ना, और वे ऐसा नहीं कि अप्रवासी भारतीय हैं, मतलब भारत के थे और वे जापानी मूल के हैं, जापानीज मूल के हैं, वे जापानी है प्रॉपर, और इतनी सुंदर हिंदी बोलते हैं, इतनी बढ़िया, बिल्कुल एकदम तत्सम निष्ठ हिंदी में बात करते हैं कि देख करके सुन करके लगता ही नहीं है ये व्यक्ति जापानीज मूल का व्यक्ति है जिसकी मातृभाषा कभी जापानी नहीं होगी। और ऐसे ही उनकी और भी बहुत सारी भाषाओं पे पकड़ है। तो ये भाषा जो मतलब सीखने के लिए, भाषा के पठन पाठन के लिए, भाषा के अधिगम के लिए जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बना और इसके बारे में तब मंतव्य भी पारित किए गए थे। हम लोग 6ठे विश्व हिंदी सम्मेलन की बात वर्तमान में कर रहे हैं, ठीक है। परंतु अभी भी विश्व हिंदी सचिवालय जो है ये एक प्रश्न रहा है, 6ठे तक भी, पहले से शुरू हुआ है 6ठे तक भी रहा है, लेकिन जो एक विश्व हिंदी केंद्र की बात करते थे, जो थोड़ा मतलब एक अनडिफाइंड रूप में था, वह अब धीरे धीरे डिफाइंड रूप में आकर के अब उससे हम लोग विश्व हिंदी सचिवालय कहना शुरू कर दे रहे हैं 6ठे विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में मान्यता दी जाए, ये मांग अभी भी बनी हुई है, मतलब 99 की बात कर रहा हूँ। सूचना, हिंदी की सूचना तकनीक के विकास, मानकीकरण, विज्ञान एवं तकनीक, लेखन, प्रसारण एवं संचार की अद्यतन तकनीक के विकास के लिए भारत सरकार एक केंद्रीय एजेंसी स्थापित करे, ऐसी बात की गई है। नई पीढ़ी में हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक पहल की जाए और साथ ही भारत सरकार विदेश स्थित अपने दूतावासों को निर्देश दे कि वे भारत वंशियों की सहायता से विद्यालयों में एक भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था कराए। तो ये हो गया हमारा 6। 7वें में पहुंच जाते हैं हम लोग सीधा कहां, अब हम चले आते हैं सूरीनाम, उसकी राजधानी पारामारिबो, ठीक है। तो अब और कब, ये फिर से 4 साल के बाद। तो अब देखिए 1975, 75, 76, 83, 93, 96, 99 और 2003। भारत भारत मॉरिशस, उसके बाद क्या हो गया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, फिर हम पहुंच जाते हैं लंदन, और लंदन से हम कहाँ आ जाते हैं, सूरीनाम आ जाते हैं, वापस सूरीनाम आ जाते हैं। सूरीनाम की राजधानी पैरामरीबो आ जाते हैं। कब किया गया, 2003 में किया गया। और 21वीं सदी में आयोजित यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। ये बहुत ही अद्भुत सूचना है। और उसके बाद में जानकी प्रसाद सिंह, और जिस केंद्रीय विषय पर केंद्रित रहा वह था विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौती, ठीक है। तो अब चूंकि नई शताब्दी आ गई तो नई शताब्दी की चुनौतियां, तो 2003 में क्या था थीम, नई शताब्दी की चुनौतियां। 1999 में क्या था, केंद्रीय विषय क्या था, भावी पीढ़ी के लिए हिंदी, और 1996 में क्या था, अप्रवासी भारतीयों से संबंधित। तो ये 3 इस तरीके से हो गए। अब सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जी ने किया था। 200 लोगों ने भारत से हिस्सा लिया था और 12 से अधिक देशों के हिंदी विद्वान और हिंदी से भी आए थे। 5 जून को उद्घाटन हुआ था और इसी दिन सूरीनामी नदी के तट पर भारतवंशियों ने पहला कदम रखा था, इसीलिए 5 जून को ये सूरीनाम में किया गया था। सूरीनाम भी एक देश है जहाँ पे हिंदी बहुत है मात्रा में प्रयोग होती है। तो हमने सूरीनाम, एक इस देश के बारे में हमने जाना, उसकी राजधानी पारामारीबो है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा अभी भी बना हुआ है। विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठों की स्थापना की जाए, मतलब हिंदी सेक्शंस बनाए जाए, बना हुआ है। और इसके साथ साथ में जो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी शिक्षण संस्थाओं के बीच संबंध बनाया जाए और भारतीय मूल के लोगों को हिंदी के प्रयोग के प्रचार के उपाय किए जाए। हिंदी के प्रचार हेतु वेबसाइट की स्थापना हो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक एप्लीकेशन किया जाए। एक विश्व निर्देशिका का प्रकाशन किया जाए, विश्व हिंदी दिवस का आयोजन। तो इस तरीके से ये सारे मंतव्य पारित किए गए थे। कहां पर पारित किए गए, सूरीनाम में पारित किए गए। विश्व हिंदी दिवस उसके बाद में 2003 के बाद में ही, मुझे लगता है 2006 या 2007 से मनाए जाने की शुरुआत की गई, आगे आएगा। तो कैरेबियाई हिंदी परिषद की स्थापना की जाए। सूरीनाम एक कैरेबियन देश है, तो इसलिए कैरेबियाई हिंदी परिषद की स्थापना की जाए। दक्षिण भारत के 10 विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग की स्थापना की जाए। भारत में एमए हिंदी के पाठ्यक्रम में विदेशों में रचित हिंदी लेखन को समुचित स्थान दिलाया जाए, ऐसा हुआ आगे चल करके। सूरीनाम में हिंदी शिक्षण का संवर्धन किया जाए। संवर्धन शब्द के लिए क्या अंग्रेजी
पर्याय आप लोग प्रयोग करेंगे मुझे बताइए, संवर्धन शब्द या अंग्रेजी। हाँ जी, नहीं कंजर्वेशन, कंजर्वेशन तो संरक्षण होता है। प्रिजर्वेशन, ग्रोथ सर, डेवलपमेंट ही होना चाहिए। संवर्धन मतलब एक तरीके से बचाना है। 1 मिनट का समय नहीं, नहीं नहीं नहीं, संवर्धन मतलब बचाना नहीं है, संरक्षण है। संवर्धन मतलब बढ़ाना है, बढ़ाना, बढ़ाना है। इसलिए आप लोग इम्प्रूव, इंक्रीज, इनहेंस, ग्रो, डेवलप, तो इस तरह के शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। हाँ जी, तो संवर्धन को क्या बोलते हैं? अरे आप लोग हैं? इनरीच करना, डेवलप करना। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया, संवर्धन किया जाए। सूरीनाम में हिंदी शिक्षण का संवर्धन किया जाए। तो मॉरिशस से हम लोग भारत से चले 1975 में, 76 में मॉरिशस पहुंचे, 83 में वापस भारत पहुंचे, फिर 93 में वापस कहाँ पहुंचे? मॉरिशस पहुंचे। फिर 96 में कहाँ गए? त्रिनिदाद एंड टोबैगो, TNT पहुंचे। और 96 के बाद 99 में कहाँ गए? लंदन पहुंच गए। और फिर वहां से नई सदी में हम लोग आ गए कहाँ? 2003 में भारत आ गए, माफ कीजिएगा, सूरीनाम आ गए। तो सूरीनाम में ये हुआ। सूरीनाम के बाद फिर हम चले, अब लंदन हो गया था, तो अमेरिका कैसे बचे भाई? अमेरिका कैसे पीछे रहेगा? तो अमेरिका में भी बहुत सारे हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो इसलिए अब ये हम अमेरिका पहुंच गए। तो लंदन और अमेरिका, तो 1999 में लंदन में हुआ, बीच में सूरीनाम गए, और वहां से वापस कहाँ पे आ गए हम लोग? यूएसए आ गए। तो यूएसए में 13 जुलाई 2007 से 15 जुलाई 2007 तक न्यूयॉर्क में इसे किया गया था। और अब इसका जो केंद्रीय विषय था विश्व मंच पर, जो कि अमेरिका है, तो अमेरिका अपने आप को विश्व मानता है, मतलब अमेरिका को तो ये लगता है ना कि मैं ही विश्व हूँ, तो वो खुद विश्व है, तो इसलिए वहां जब हुआ तो उसमें रखा गया विश्व मंच पर हिंदी, मतलब उसका बोध वाक्य। तो देखिए, ये बोध वाक्य याद करना कितना आसान है। पहले 4 के वसुधैव कुटुंबकम बोध वाक्य थे, उसके बाद केंद्रीय विषय होने लगा। तो पहले वाले में केंद्रीय विषय क्या था? क्योंकि अप्रवासी भारतीयों से संबंधित भाई विश्व हिंदी सम्मेलन करने का तो यही मतलब है ना, नहीं तो हम तो भारत में ही कर लें, तो इसलिए अप्रवासी भारतीय और हिंदी था। 1999 में क्या आ गया? भावी पीढ़ी के लिए आ गया। और 2003 में क्या आ गया? नई शताब्दी में चुनौतियां आ गई। और जब हम अमेरिका पहुंचे, तो चूंकि अमेरिका खुद को विश्व मानता है, तो उसने क्या कहा? विश्व मंच पर हिंदी, ये इसका केंद्रीय विषय हो गया। तो 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन का केंद्रीय विषय विश्व मंच पर हिंदी हो गया। इसका आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था। न्यूयॉर्क में सम्मेलन के आयोजन से संबंधित व्यवस्था अमेरिका की हिंदी सेवी संस्थाओं के सहयोग से भारतीय विद्या भवन ने किया था। ठीक है, भारतीय विद्या भवन ने कर दिया। अब इसमें बहुत सारे मंतव्य पारित हुए, है ना। विश्व मंच पर हिंदी था। तो अब यहाँ देवनागरी लिपि को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से
एक मानक पाठ्यक्रम बनाने की बात की गई, हिंदी शिक्षकों को मान्यता प्रदान करने की वैश्विक स्तर पे बात की गई, जो विदेशों में हिंदी का पठन पाठन चलता है। विश्व हिंदी सचिवालय के कामकाज को सक्रिय एवं उद्देश्यपरक बनाने के लिए सचिवालय को भारत तथा मॉरिशस सरकार सभी प्रकार की प्रशासनिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान करे और दिल्ली सहित विश्व के 4-5 अन्य देशों में इस सचिवालय के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार किए जाएं। सम्मेलन सचिवालय से आह्वान करता है कि हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए विश्व मंच पर हिंदी वेबसाइट बनाई जाए, जो कि बनी। आगे चल करके आप देखेंगे तो विश्व हिंदी सचिवालय की वेबसाइट है, जहां पे आपको बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विषयों पर सरल एवं उपयोगी हिंदी पुस्तकों के सृजन को प्रोत्साहित किया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के प्रभावी उपाय किए जाए। एक सर्वमान्य व सर्वत्र उपलब्ध यूनिकोड को विकसित व सर्वसुलभ बनाया जाए। यूनिकोड अब यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है। विदेशों में जिन विश्वविद्यालय तथा स्कूलों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है, उनका एक डेटाबेस बनाया जाए और हिंदी अध्यापकों की सूची भी तैयार की जाए। तो अब देखिए धीरे धीरे जो मंतव्य है, उनमें से जो शुरुआती मंतव्य थे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना, उसको हट गया, और क्या हट गया, हिंदी सचिवालय हो गया तो उसकी स्थापना की बात हट गई, और उसके बाद में अब क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी, इसको लेकर के भी बातें भी चल रही है। और साथ में मोटे तौर पे जो मंतव्य थे उसमें ये चल रहा है कि किस प्रकार से प्रौद्योगिकी को प्रयोग करके, नई तकनीकों का इस्तेमाल करके, कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने वाली चीजों को ध्यान में रखते हुए कैसे हम लोग हिंदी का अध्ययन अध्यापन इत्यादि वैश्विक स्तर पर सुनिश्चित करें, इसके लिए ये सारी बातें कही जा रही है। वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में विदेशी हिंदी विद्वानों के अनुसंधान के लिए शोध वृत्ति की व्यवस्था की जाए, जो अभी वर्तमान में बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में भी विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार व पाठ्यक्रमों के निर्माण में अपना केंद्रीय सहयोग दे। तो यहाँ पे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के ऊपर भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठ की स्थापना पर विचार विमर्श किया जाए, ये बात अभी भी चल रही है। और हिंदी को साहित्य के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान और वाणिज्य की भाषा बनाई जाए, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हिंदी का नाम मतलब शब्द आते ही हमें लगता है हिंदी का अध्ययन अध्यापन का मतलब क्या हुआ कि हिंदी साहित्य पढ़ना। नहीं, हिंदी साहित्य से इतर भी हिंदी है। हिंदी में, हिंदी भाषा या हिंदी विषय में जितने शोध होते हैं वो ज्यादातर शोध हम किससे कर रहे हैं, आप अपना हिंदी साहित्य से संबंधित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि नहीं, आधुनिक ज्ञान विज्ञान और वाणिज्य की भाषा भी हिंदी बने, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। भारत द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित की जाने वाली संगोष्ठियों और सम्मेलनों में हिंदी से संबंधित नहीं, किसी भी अन्य विषय से संबंधित यदि सम्मेलन और संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, उसमें हिंदी को प्रोत्साहित किया जाए। अब अमेरिका से अफ्रीका चलिए, है ना, कितना बढ़िया पूरे विश्व का हम लोग टूर कर रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं अमेरिका से अफ्रीका। 2000 अमेरिका में कब हुआ अपना विश्व हिंदी सम्मेलन? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में हुआ। तो अब 7 से सीधे हम लोग कहाँ चले गए, 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में कहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका में चले गए 5 साल के बाद। तो आप देखिए 96 के बाद, मतलब 93 के बाद 96, उसके बाद 99, फिर ये +4 जोड़ दिए 2003, और उसके बाद +4 जोड़ दीजिए, मतलब ये +4 +4 2007, अब यहाँ +5, ये पूरी रीजनिंग के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। 2012 में पहुंच जाते हैं। 2012 में पहुंच गए कहाँ, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में पहुंच गए। जोहान्सबर्ग में बहुत शानदार क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पे भारत मतलब क्रिकेट के मैचेस होते हैं। तो हम लोग जब क्रिकेट सुनने का बहुत शौक था, जब हम लोग स्कूल डेज में थे, तो उस समय रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे। टीवी तो था नहीं देखने के लिए, मतलब टीवी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे। तो उसमें हम लोग इस शहर का नाम सुनते थे, जोहान्सबर्ग में आज ये मैच होना है। तो जोहान्सबर्ग शहर, मतलब उस समय से, तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में से आयोजित किया गया 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन। और ये इस सम्मेलन का आयोजन इस बात का द्योतक था कि दक्षिण अफ्रीका के साथ इस पूरे क्षेत्र में, मतलब पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट में जो है, भारत एवं समाजियों के ऐतिहासिक सुदृढ़ एवं बढ़ते हुए संबंधों को परिलक्षित करता है। आज के समय में मैं कभी कभी कुछ रील्स देखता हूँ, तो उसमें कुछ दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ऐसे मतलब कलाकार हैं, जो भी एक्टर्स है, जो भी बोल लीजिए, कलाकार तो नहीं बोलेंगे, यूट्यूब स्टार है या इंस्टाग्राम स्टार है जिसको बोल सकते हैं, वे लोग जो है
हिंदी गानों पे और कई कई सारे भोजपुरी गानों पे वो रील्स बनाते हैं और बड़ा अच्छा, मतलब वो बहुत अच्छा लगता है। तो एक तरीके से देखिए कि ये जो इंटरनेट का बढ़ता हुआ प्रभाव या बढ़ता हुआ प्रसार है, उसने भी भाषाई जो सीमाएं हैं उसको तोड़ा है और हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत विशिष्ट भूमिका इसने निभाई है। तो एक नाम भी है, मुझे उसका बड़ा अच्छा नाम है, वो बहुत बहुत फेमस है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम और जो भी ये सारा जितना भी चलता है, क्या बोलते हैं उसको, ये रील्स वाला जो कार्यक्रम है ना, यूट्यूब, ये वो सब इसमें पूरा, तो कुछ तो नाम है उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए दक्षिण अफ्रीकी देशों में भी हिंदी बहुत ही अच्छे तरीके से उसका प्रचार प्रसार वहां पे हो रहा है, इसीलिए दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। अब दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन का 2012 में। तो हम 2012 तक पहुंच चुके हैं। केंद्रीय विषय क्या था? भाषा की अस्मिता एवं हिंदी का वैश्विक संदर्भ। तो अब भाषा की अस्मिता मतलब हमने अमेरिका में वैश्विक मंच पर हिंदी कर लिया, अब हम पहुंचे अफ्रीका, तो अफ्रीका में इस भाषा की अस्मिता को हमें बरकरार रखना है। तो इसके लिए भाषा की अस्मिता इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था एवं हिंदी का वैश्विक संदर्भ क्या है। ठीक है, 22 से 24 सितंबर 2012 को इसे यहाँ पे अफ्रीका में आयोजित किया गया था और इसमें हिंदी के बढ़ते वैश्वीकरण के मूल में गांधी जी की भाषा दृष्टि महत्वपूर्ण है, इसमें ऐसी बात कही गई। और क्या कहा गया कि मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की संकल्पना प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह सम्मेलन इस सचिवालय की स्थापना के लिए भारत और मॉरिशस की सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों एवं समर्थन की सराहना करता है। ठीक है, सचिवालय स्थापित हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी बढ़िया तरीके से कार्य कर रहा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान के भी कार्यों की सराहना यहाँ पे की गई है, यानी कि केंद्रीय हिंदी संस्थान वैश्विक स्तर पे भी इसने अपने पाठ्यक्रम शुरू कर दिए हैं। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के बीच भी हिंदी के प्रचार प्रसार का काम यहाँ पे किया जा रहा है। सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया, विशेषकर हिंदी मीडिया, फिल्मों और थिएटर द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रशंसा करता है, जो हिंदी के माध्यम से घर घर तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हिंदी शिक्षा संघ तथा अन्य संस्थाओं द्वारा हिंदी शिक्षण एवं हिंदी के प्रसार के लिए किए जा रहे कार्य की प्रशंसा करता है और हिंदी को समर्थन प्रदान करने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। हिंदी में युवा वर्ग की रुचि निरंतर बढ़ रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी उपकरण विकसित किए जाने के साथ साथ हिंदी फिल्में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया की भूमिका का ये भाग है और हिंदी भाषा को व्यापार, वाणिज्य और बाजार से जोड़ने का परिणाम ये है कि युवा वर्ग के बीच, नई जनरेशन के बीच में हिंदी का बढ़िया तरीके से क्रेज बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि समयाभाव भी है और लाइन बाय लाइन पढ़ना थोड़ा संभव नहीं है। 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में ये सारे मंतव्य पारित किए गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 9वां हिंदी सम्मेलन। 10वें हिंदी सम्मेलन में पहुंचते हैं 10 सितंबर से 12 सितंबर 2015 तक। फिर हम पहुंच जाते हैं घूम फिर के अपने देश भारत में। भारत में पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। जब भी हम भारत में आएंगे तो हम चूंकि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि हमारी भाषा हिंदी का विस्तार हो। इसीलिए जब भारत में वापस पहुंचा घूम फिर के ये सम्मेलन 1983 के बाद सीधे 2015 में ये भारत में आयोजित किया गया, तो हमने क्या कहा कि फिर से अब है कि अभी अब तो पूरा विस्तार कराए, हम घुमाए, फिर दोबारा विस्तार करने के लिए हमें तो विस्तार ही करना है अपनी भाषा का, तो विस्तार एवं संभावनाएं ये हो गया। तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में आयोजित 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि 2015 में इसे वापस पुनः भारत में आयोजित किया जाएगा। 32 वर्षों के अंतराल पर ये यहाँ पे आयोजित किया गया और इसे कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल में आयोजित किया गया था। श्री सुषमा स्वराज अब स्वर्गीय हैं, हमारी उस समय विदेश एवं प्रवासी भारतीय मंत्री थी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। लाल परेड मैदान में इसे किया गया था और इसमें जैसे भोपाल की माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ये सब जो है इसकी सहभागी संस्थाएं थी। और इस सम्मेलन में जिसका थीम था हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं, इसमें इन 12 विषयों पे चर्चा की गई थी और इस पे समानांतर सत्र चले थे। विदेश नीति में हिंदी, प्रशासन में हिंदी, विज्ञान क्षेत्र में हिंदी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी, विधि एवं न्याय क्षेत्र में हिंदी और भारतीय भाषाएं, बाल साहित्य में हिंदी, अन्य भाषा भाषी राज्यों में हिंदी, हिंदी पत्रकारिता और संचार माध्यमों में भाषा की शुद्धता, गिरमिटिया देशों में हिंदी, विदेशों में हिंदी शिक्षण समस्याएं और समाधान, विदेशियों के लिए भारत में हिंदी अध्ययन की सुविधा,
देश और विदेश में प्रकाशन समस्या, तो इन सारे विषयों पे इसमें चर्चा बढ़िया तरीके से की गई थी। 10 से 12 सितंबर को ये आयोजन हुआ था, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन। इसमें जो मुख्य प्रस्ताव पारित किए गए थे उसमें ये कि विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान देश विदेश से आए अनेक विद्वानों, हिंदी मनीषियों एवं अन्य प्रतिभाशाली विशेषज्ञों ने 12 चयनित विषयों पर समानांतर सत्रों में गहन चर्चा के पश्चात जो अनुशंसाएं की हैं, विदेश मंत्रालय एक विशेष समीक्षा समिति गठित कर उन अनुशंसाओं को यथोचित कार्यवाही हेतु विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों को अग्रेषित करी। अनुशंसाओं की स्पेलिंग गलत है, नहीं ठीक है, ठीक है। तो 11वें हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2018 में मॉरिशस में किया जाए, इस बात को यहाँ पे कहा गया। और उसके बाद जिस दौरान वहां विश्व हिंदी सचिवालय के नए भवन का औपचारिक उद्घाटन भी किया जाए। तो वापस हम लोग भारत पहुंचे, फिर हम लोग मॉरिशस पहुंचेंगे 2018 में, 2015, 2018, 2012। तो अब देखिए फिर ये 3-3 वर्ष का अंतराल शुरू हो गया। तो पहले बीच में क्या आया था, 3-3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर वापस 3-3 शुरू हो गया। तो 3-3 2012, 2015, 2018 ये हो गया। अब 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में हम पहुंच जाते हैं वापस मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। 18 से 20 अगस्त को ये ऑर्गेनाइज किया गया। और इसका क्या था, हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति, ये इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था। यहाँ पे कहा गया कि हिंदी वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसके बोलने वालों की कुल संख्या लगभग 700 मिलियन है। और इसका उद्घाटन जो है मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जुगनौथ ने उस समय किया था। सुषमा स्वराज जी वहां पे एक आधिकारिक प्रतिनिधि के तौर पे शामिल हुई थी। 300 वैश्विक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, पूरे भारत के प्रतिनिधि भी शामिल रहे थे। 2015 में भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। और यहाँ पे दुनिया भर के विद्वानों को एक नए विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। 8 विषयों पे ये चर्चा हुई थी। और यहाँ पे मॉरिशस ने एक हिंदी संगठन का गठन किया, इसकी बात यहाँ पे की गई थी। और हिंदी फिजी में एक आधिकारिक भाषा है, इसके बारे में बात की गई। वर्तमान में 40 देशों के लगभग 600 विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण का माध्यम है। मतलब दुनिया भर में 600 विश्वविद्यालयों में 40 देशों के 600 विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अब हम मॉरिशस से पहुंच जाते हैं, अभी तक का जो अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वह है फिजी। फिजी के शहर नाड़ी शहर में ये 15 से 17 फरवरी 2023 को ये आयोजित किया गया। मतलब 18 के बाद अगेन 5 साल लगे और 5 साल के बाद इसे 2023 में फिजी देश के नाड़ी शहर में आयोजित किया गया। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, फ्रॉम ट्रेडिशनल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसे श्री जयशंकर जी ने इसमें अध्यक्षता की। फिजी सरकार को उन्होंने धन्यवाद प्रेषित किया। और फिजी के राष्ट्रपति श्री रातू विलियम मैवलिली काटे निवेरे ने अपने उद्बोधन संबोधन में भारत का धन्यवाद अदा किया और कहा कि यह संभवतः फिजी में किसी भी स्तर पर आयोजित होने वाली सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और कुल प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 1400 लोग शामिल हुए थे। इन देशों पे जो है के लोग शामिल हुए और इन 10 विषयों पे यहाँ पे विषय मतलब ये सारी चर्चा चली। इस तरीके से हमने देख लिया 12 विश्व हिंदी सम्मेलनों के बारे में। ठीक है, एक बार इसको हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं जल्दी से। 12 मतलब शुरू होता है 75 से, मेरे साथ बोलते थे 75, उसके बाद 76 अब हम पहुंच जाते हैं नई शताब्दी में 2003, 2007, फिर 5 साल लगा तो 2012, फिर उसके बाद 3 साल 15, फिर 3 साल 18, फिर उसके बाद में 5 साल के बाद 23। तो ये वर्ष आपको याद हो गए। अब जगह याद कर लेते हैं। 75 में तो ये पहले भारत, फिर मॉरिशस, फिर भारत, फिर मॉरिशस, फिर यहाँ से कहाँ गया ये, कहाँ गया, टोबैको की राजधानी कोर्ट ऑफ स्पेन से ये कहाँ चले भाई साहब, लंदन चले। लंदन से ये कहाँ आए, बीच में सूरीनाम पहुंच गए। नई शताब्दी का पहला कहाँ हुआ, सूरीनाम में हुआ। फिर ये चले गए यूएसए। यूएसए बोला हम पीछे कैसे रहेंगे, लंदन ने कर लिया तो हम भी करेंगे, यूएसए ने कर लिया। और यूएसए के बाद ये कहाँ पहुंच गए, सीधे कहाँ पहुंच गए, अफ्रीका ये पहुंच गए, दक्षिण अफ्रीकी, हाँ तो वहां पहुंच गए। कहाँ, जोहान्सबर्ग की जो मैंने आपको बात बताई, जोहान्सबर्ग ये पहुंच गए। फिर घूम फिर के आए भारत,
फिर गए मॉरिशस, 18 में मॉरिशस गए और 23 में चले गए फिजी। 23 में फिजी में पहली बार इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इन चारों का बोध वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। 96 में क्या था? त्रिनाद एंड टोबैको में क्या था? अप्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय। 99 में लंदन में क्या था? भावी पीढ़ी, है ना। हाँ, भी और 2003 में सुरीनाम में क्या था? हिंदी नई और शताब्दी। भावी पीढ़ी। हाँ, हाँ, हिंदी और भावी पीढ़ी, नई शताब्दी में हिंदी की चुनौतियां। 2007 में यूएसए में क्या था? विश्व विश्व मंच पर हिंदी। और फिर उसके बाद में साउथ अफ्रीका में 2012 में क्या था? भाषा की अस्मिता और हिंदी का वैश्विक संदर्भ। हिंदी का वैश्विक संदर्भ। और फिर 15 में क्या था जो हमने भारत में किया? तो फिर यहाँ पे हिंदी भाषा हिंदी का जगत विस्तार एवं संभावनाएं हो गई। हाँ, और फिर उसके बाद में मॉरिशस में हम पहुंच गए। तो मॉरिशस में क्या था? हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृत। और फिर 23 में फिजी में क्या हो गया आपका? ट्रेडिशनल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस हिंदी, तरीके से हाँ, हिंदी पारस्परिक ज्ञान से फिर कृत्रिम मोटे मेधा। मोटे तौर पे देखा। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। मेरे सिस्टम का चार्जर प्लग इन था लेकिन स्विच ऑन नहीं था। कमाल। झा सर ने जो ट्रिक बताया था त्रिनाद एंड टोबैगो से लेकर के, ये जो है हम लोगों ने मोटे तौर पे देखी है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी जी सर। आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है। अब इसके बाद में आज के इस सेशन में चूंकि समय की भी अपनी सीमाएं हैं, देख लेते हैं हम कितना और कर सकते हैं। आवाज इको हो रही है सर। एक माइक ऑफ करना पड़ेगा। सर आप भी म्यूट हो गए हैं। म्यूट है सर। हाँ, चलिए। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन। तो ये हो गया, ध्यान में रहेगा अभी आप लोगों को। विश्व हिंदी सचिवालय 1975 में इसके बारे में सबसे पहले ये स्थापना की जाए, ऐसा वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा था। और फिर धीरे धीरे इसकी स्थापना हुई। भारत सरकार और मॉरिशस सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और इसे मॉरिशस की विधानसभा में इस अधिनियम को पारित किया गया। और उसके पश्चात 1996 में त्रिनाद और टोबैगो में 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन के बाद मॉरिशस सरकार ने विश्व हिंदी सचिवालय के निर्माण के संबंधित कार्यों के लिए डॉक्टर श्रीमती सरिता बुद्धू के उनकी अध्यक्षता में उनको एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। और उसके बाद में 1999 में एक MOU साइन किया गया और 2001 में इसकी स्थापना की गई। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 17 सितंबर 2001 को विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना, उसके अस्थायी कार्यालय की स्थापना की गई। उसका शिलान्यास किया गया 2001 में। 2002 में अधिनियम लाया गया विश्व हिंदी सचिवालय से संबंधित। 12 नवंबर 2002 को इससे संबंधित अधिनियम पारित किया गया। 2003 में ये MOU फिर से हस्ताक्षरित हुआ। 2005 में विश्व हिंदी सचिवालय अधिनियम की उद्घोषणा हुई और विश्व हिंदी सचिवालय 2008 में इसका कार्य आरंभ हो गया। तो 2018 में 2016 में इसके मुख्यालय हिंदी सचिवालय मुख्यालय के निर्माण स्थल पर भूमि पूजा हुई 2016 में। और 2018 में जब वहां पे विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ
तो उस समय इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसका विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या है आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पत्रिकाएं कौन कौन सी विश्व हिंदी सचिवालय के द्वारा जारी की जाती हैं? तो वार्षिक पत्रिका हिंदी साहित्य की गतिविधि से संबंधित विश्व हिंदी साहित्य ये प्रकाशित की जाती है। विश्व हिंदी समाचार, त्रैमासिक सूचना पत्र ये जारी किया जाता है। विश्व हिंदी पत्रिका जारी की जाती है। अंतर क्षेत्रीय सम्मेलन स्मारिका जारी की जाती है। इनके प्रोजेक्ट क्या क्या है? विश्व हिंदी डेटाबेस, ये इनका प्रोजेक्ट है विश्व हिंदी सचिवालय का। 22 से 24 सितंबर 2012 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस को विभिन्न देशों के हिंदी शिक्षण से संबंध विश्वविद्यालयों, पाठशालाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों तथा विश्व भर के हिंदी विद्वानों, लेखकों तथा हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंध लोगों आदि के लोगों के लिए एक वैश्विक डेटाबेस के निर्माण का दायित्व सौंपा गया था और इसीलिए इन्होंने विश्व हिंदी डेटाबेस करके इन्होंने एक ये बढ़िया तरीके से डेटाबेस बनाया। हर दिन एक विभूति, हर दिवस हिंदी दिवस, इस तरीके से इन्होंने एक बनाया। उसके अतिरिक्त अनन्य हिंदी पत्रिका इनकी निकलती है, हिंदी की नई उड़ान, है ना। ये किसी भी भारतीय दूतावास या काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर विश्व की पहली हिंदी पत्रिका है। हर माह की पहली तारीख को प्रकाशित होती है। हिंदी से प्यार है, ये इनकी और एक पत्रिका है, हिंदी से प्यार है। संयुक्त राष्ट्र संबंधित परियोजनाएं, संयुक्त राष्ट्र समाचार हिंदी में आता है, संयुक्त राष्ट्र हिंदी ब्लॉग आता है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है विश्व हिंदी सम्मेलन एवं विश्व हिंदी सचिवालय के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें और छठे विश्व हिंदी सम्मेलनों में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप 13 फरवरी 2018 को विश्व हिंदी सचिवालय की फिनिक्स में, मॉरिशस में इस नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ। तो कालांतर में, आने वाले भविष्य में, आज से 5, 7, 10 वर्षों के बाद जब हमारा ये परिवार, जिसकी हमने अभी बीज रखे, जिसकी हमने शुरुआत की, इसकी हमने नींव रखी है, तब हमारा ये परिवार एक बेहतर परिवार हो जाएगा। आप सभी लोग जो आज हमारे साथ यहाँ पे हम सब लोग मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी लोग अच्छे पदों पे पहुंच जाएंगे, आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग अक्ष फाउंडेशन के इस RAPC, जो हमने एक चयनित राजभाषा अधिकारी क्लब जो बनाया है, इस क्लब के माध्यम से हम लोग एक विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस फिनिक्स के भ्रमण का कार्यक्रम बनाएंगे। तो हम सब लोग जो है एक कह सकते हैं कि हमारे पूरे परिवार के समूह से कुछ लोग मिलकर के अपना अपने व्यक्तिगत आर्थिक क्या बोलते हैं उसको, अंशदान से, हाँ, हम सब लोग मिलकर के चलेंगे मॉरिशस और वहां पर हम लोग बढ़िया तरीके से देख करके आएंगे इस विश्व हिंदी सचिवालय को। मेरी बहुत इच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय देखने की बहुत इच्छा थी, तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ और मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ कि मतलब चूंकि नागपुर में है, मतलब बहुत ज्यादा खर्च की बात नहीं है, तो वहां पे हमारा ये जो पूरा परिवार है उसमें से जो भी चयनित अधिकारी हैं, तो उन लोगों में से जिनकी भी सहमति है उनके साथ वहां पे हम लोग उसका एक भ्रमण कार्यक्रम बनाए नागपुर का। तो हम बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन मॉरिशस का भी आने वाले भविष्य में हम प्लान करेंगे और यदि सबकी सहमति और सबका साथ रहा तो जरूर हम ये जो हमारा एक कह सकते हैं कि एक योजना है, इसको हम लोग कार्यान्वित करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा। देखेंगे अब आज हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा बन गई है, जिसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा था। अभी थोड़े दिन पहले जो एक बहुत बड़ा हर्डल इस रास्ते में था फंडिंग का, वो भी मैंने आप लोगों को साझा भी किया था कि फंडिंग भी कर दी गई। तो अब लगभग हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनने के लगभग सारे आयाम पूरे कर चुकी है। ठीक है, प्रवासी साहित्य को समुचित स्थान देने हेतु चर्चा हुई, प्रस्ताव पारित हुए। ठीक है, 10 जनवरी 2006 को पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। चूंकि इस बात का मंतव्य पारित किया गया था कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाए और उसके पश्चात यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हिंदी भाषा का पहला वेब पोर्टल सन 2000 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, 5वें हिंदी सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि पूरे विश्व में व्याप्त भारतवंशी समाज हिंदी को अपनी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करेंगे तथा विश्व हिंदी मंच में सहायता प्रदान करेंगे। इस तरीके से ये बहुत मैराथन सेशन हुआ आज। 24 पृष्ठों का ये पूरा अपना ये कंटेंट है जिसको हमने आज डिस्कस करा, विश्व हिंदी सम्मेलन और विश्व हिंदी सचिवालय से संबंधित। उसके अतिरिक्त 12 अप्रैल 2024 को द हिंदू ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित एक लेख है ये,
विश्व हिंदी परिषद में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का प्रयास विश्व हिंदी परिषद करेगी। तो ये एक लेख है जिसमें मतलब ये मूल रूप से इस बारे में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की क्या अभी भूमिका है, इसके बारे में एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन है, लोकसभा से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों को साझा करना चाहिए ताकि आप बिल्कुल स्पष्ट रहें कि वर्तमान स्थिति क्या है। जब भी आप कोई उत्तर दें तो वह बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा को शामिल करने के लिए कोई कदम उठाया गया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कदम उठाए गए, इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं? ये कब पूछा गया है? 31/3/2023 को। भारत सरकार ने हिंदी के प्रचार प्रसार को उच्च प्राथमिकता दी है और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी मान्यता और इसके प्रयोग में वृद्धि के लिए निरंतर उपाय कर रही है। हिंदी पहले से ही यूनेस्को की 9 कामकाजी भाषाओं में से एक है। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी! अगर इस तरह की जानकारी आप अपने उत्तर में कैसे भी सम्मिलित कर लें ना, तो मतलब 2-4 मार्क्स इसके एक्स्ट्रा। यूनेस्को की 9 वर्किंग लैंग्वेजेस में हिंदी ऑलरेडी पहले से सम्मिलित है। ठीक है। 14, 19, 20 और 21 में यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री के संबोधन सहित भारतीय नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में वक्तव्य दिए। ये कौन कह रहा है? ये भारत के विदेश राज्य मंत्री का जवाब है लोकसभा प्रश्न के उत्तर में। बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। 2018 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के बीच 2 साल की अवधि के लिए एक स्वैच्छिक वित्तीय योगदान संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2019 में इसे 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया और वर्तमान में यह मार्च 2025 तक लागू है। संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के बीच में वित्तीय योगदान संबंधी करार कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। किसके लिए हुआ था? संयुक्त राष्ट्र के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ में संयुक्त राष्ट्र समाचार की हिंदी वेबसाइट पर हिंदी सोशल मीडिया अकाउंट शुरू किया गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यक्रमों को यूएन रेडियो वेबसाइट पर हिंदी में प्रसारित करता है, साउंड क्लाउड पर एक साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन जारी करता है, यूएन ब्लॉग को हिंदी में प्रकाशित करता है और एंड्रॉइड एवं आईओएस मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए यूएन न्यूज रीडर मोबाइल एप्लीकेशन को भी हिंदी में उपलब्ध कराएगा। कितना काम यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर हिंदी में हो रहा है और हमें लगता है कि हिंदी में काम ही नहीं हो रहा है। भारत ने बहुभाषावाद पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जिसे 10 जून 2022 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। पहली बार इस संकल्प में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया जिससे हिंदी सहित आधिकारिक और गैर आधिकारिक भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार और संदेशों के प्रचार प्रसार को जारी रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार को प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है, तो बहुभाषावाद पर जो संकल्प पारित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में, उसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख भी हुआ है। भारत सरकार भी विदेश में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। यूनेस्को सहित दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 2023 को पेरिस में पेरिस में मनाया गया यूनेस्को में और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में इस दिवस को मनाया गया ताकि हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है, यूनेस्को की अपनी वेबसाइट पर भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का विवरण हिंदी में प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की गई। तो यूनेस्को की वेबसाइट पर जाकर के आप जो हमारे भारत के धरोहर स्थल है उनकी जानकारी हिंदी में ले सकते हैं। हिंदी यूनेस्को की कामकाजी भाषाओं में से एक है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार राजनयिक मिशनों और केंद्रों के माध्यम से विदेशों में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए कई पहले कर रही है, कार्यक्रम चला रही है जो निम्नलिखित है। 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, हिंदी सम्मान पुरस्कार दिया गया फिजी में 12वें हिंदी विश्व सम्मेलन के दौरान और इसमें देश विदेश के 19 विद्वानों और 2 विदेशी संस्थानों को सम्मानित किया गया। बढ़िया। भारतीय मिशनों के पुस्तकालयों और शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों सहित प्रवासी भारतीय सदस्यों के उपयोग के लिए हिंदी शिक्षण सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तकें, हिंदी सीखने के सीडी, शब्दकोश आदि की आपूर्ति की जाती है। तो भारतीय मिशन की पुस्तकालय। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में जो विदेशी छात्र हिंदी सीखने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए वीजा इत्यादि की सुविधा की गई है। जो भी वैश्विक स्तर पे मिशन और केंद्र हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं उनके लिए वित्तीय अनुदान दिया जाता है। ये सब कुछ भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। विदेशी विश्वविद्यालयों, संस्थानों और सामुदायिक संगठनों को शिक्षण, प्रकाशन और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए वित्तीय अनुदान दिया जाता है।
ठीक है। 2018 में मॉरिशस के महात्मा गांधी संस्थान में एक मॉडल पाणिनी हिंदी भाषा प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो महात्मा गांधी संस्थान, हिंदी संस्थान, एक तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, एक मॉरिशस में भी है, जहां पे एक पाणिनी हिंदी विश्वविद्यालय भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की गई। पाणिनी भाषा प्रयोगशाला ये मॉरिशस में स्थापित किया गया है, महात्मा गांधी हिंदी केंद्र के अंतर्गत। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके अतिरिक्त भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICC यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू में और सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट के सहयोग से 2022 में विभिन्न देशों के विदेशी नागरिकों के लिए, हेलो आप लोग हैं या मैं अकेला ही बोल रहा हूँ? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। तो विदेशी नागरिकों के लिए ऑनलाइन हिंदी कक्षाएं आयोजित की। इसी प्रकार 2022 में भूटान स्थित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुकूलित हिंदी भाषा पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इस तरीके से बहुत सारे कार्य भारत सरकार के स्तर पे किए जा रहे हैं, है ना। तो ये जो है पूरा लेख है बहुत बढ़िया तरीके से कि हिंदी विश्व भाषा किस प्रकार से बन रही है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये भी एक डॉक्टर प्रमोद भार्गव जी का संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का बोलबाला इससे संबंधित लेख है। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो इस तरीके से ये PDF मैंने आपको साझा कर दिया। पर ये जो महत्वपूर्ण मैंने बताया संसदीय प्रश्न का जो जवाब दिया गया है विदेश राज्य मंत्री जी के द्वारा, उसके सारे पॉइंट्स हमें देख ली जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का एक बहुत ही लंबा मैराथन सेशन यहाँ पे होता है समाप्त। और हम लोग विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सचिवालय इत्यादि के बारे में हमने जानकारी ले ली। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना 2018 में अंततः हुई और विश्व हिंदी दिवस 2006 में मनाने की शुरुआत की गई, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो इसके साथ में आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। अगर 2 मिनट में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन को यहीं पे कॉल ऑफ करेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग प्रश्न सोच लें, 2-3 महत्वपूर्ण सूचनाएं जो मैं साझा कर देता हूं। एक तो ये कि कल हमारा हिंदी ई-टूल से संबंधित एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होने वाला है, जिस सेशन की लिंक मैं आज आपको साझा कर दूंगा, उसकी लिंक और उसका एक मतलब जो भी एक पोस्टर टाइप का, तो इससे आप लोग अधिक से अधिक प्रचारित करेंगे, मतलब जितने लोगों को भेज सकते हैं भेजें। मेरा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग इस ई-टूल्स वाले कार्यक्रम में सम्मिलित हों। दूसरी बात कि कल शाम को जो RAPC का सेशन है, कल चूंकि गुरुवार है, तो जिस प्रकार से हमने कल जो सेशन किया था जिसमें कि हम लोगों ने जो प्रशासनिक हिंदी से संबंधित टेस्ट 8 बजे से कर रखा था और 9 बजे से हमने अनुवाद का सेशन किया था, वैसे ही कल भी रात को 9 बजे से 8 बजे से आपको कॉमन एरर से रिलेटेड एक 100 प्रश्नों का पूरा, केवल कॉमन एरर से रिलेटेड 100 प्रश्नों का एक आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, जो संभवतः आपको CBT मोड में मिलेगा जैसा कल मिला था। अगर नहीं हो पाया तो हम आपको सीधे PDF मोड में दे देंगे, जैसे भी रहेगा हम आपको दे देंगे। तो 100 प्रश्न आपको करने हैं 1 घंटे में, 8 बजे से 9 बजे तक। और 9 बजे से कल अगेन हम लोग एक प्रशासनिक अनुवाद के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, उसका एक सेशन करेंगे। प्रशासनिक एवं विधि दोनों से संबंधित एक सेशन हम लोग कल फिर करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2। कल जो है कुछ साथियों के जिनके मॉक इंटरव्यू बाकी रह गए हैं, जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, वो मॉक इंटरव्यू भी है, खैर वो तो चल ही रहा है। और उसके अतिरिक्त ठीक है, मॉक इंटरव्यू हो गया, सेशंस हो गए। और एक और महत्वपूर्ण बात थी, हाँ, इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात थी, आज आखिरी दिन है जो अनुवाद मैराथन का दूसरा फेज है उसका, तो आज इसे कर लें। कल, परसों, सैटरडे, संडे 4 दिन आप लोगों के पास में है। हालांकि इसमें पटना हाईकोर्ट वाले कभी साथी है, लेकिन फिर भी इन 4 दिनों में जो लोग भी करना चाहते हैं उनके लिए मौका है कि ये जो लैब 2 है उसके सारे अनुवाद करके और आप लोग अपलोड कर दें, वो ओपन रहेगा। लैब 3 जो है वह मंडे से इसी शर्त पे शुरू होगा, अगर यदि आप लोग लैब 1 और लैब 2 के सारे अनुवाद कंप्लीट कर देते हैं, कम से कम आधी जनसंख्या जो लोग उसमें सेशन में जुड़े हुए, कम से कम आधे लोग कंप्लीट करेंगे, उसी शर्त पे लैब 3 शुरू होगा, नहीं तो लैब 3 शुरू नहीं। ठीक है, तो इसके साथ ही थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न आपका नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। फिर मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग में। कल मॉर्निंग में नहीं, कल का समय मैं बता दूंगा आपको। हो सकता है कि मॉर्निंग में, मतलब यथासंभव मॉर्निंग में ही करूंगा मैं। मॉर्निंग में क्या कोई समस्या है इस सेशन को यदि हम कल कंडक्ट करें तो 7 बजे से एज इट इज? सर झंडोत्तोलन के बाद ही किया जाए। अच्छा, जी सर, विद्यालय में झंडोत्तोलन हाँ हाँ बिल्कुल 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 निश्चित तौर पे। तो
क्या तो समय सही ऑफिस रहेगा? में तो सर 9 बजे झंडा उत्तोलन होगा ना हम लोग का, 8:30 बजे के आसपास होगा, पहले कर सकते हैं। नहीं, आप लोगों की इच्छा, मैं मतलब आप लोग बताइए क्या समय उचित रहेगा। अगर आप लोग सुबह 7 बजे में कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। कर लीजिए हालांकि सर, कोई दिक्कत सब लोग सहमत है, या फिर इसके अतिरिक्त भी कोई समय आप लोग सुझाएं, फिर उसमें से मैं कोई टाइम तय कर लूंगा। कल का विषय है क्या सर? हिंदी ई टूल्स कल का एक ओपन सेशन है जो सबके लिए है। मतलब ये जो लिंक मैं साझा करूंगा आप सभी को साझा कर सकते हैं, जिसमें सब सारे साथी जुड़ सकते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कल चूंकि इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए कल के जितने हमारे सेशन होंगे वो सबके लिए होंगे। मतलब कल के सेशंस की लिंक सबको जाएगी, परसों से लिंक बदल जाएगा। परसों से जितने भी सेशन है सबके नए लिंक आपको मिलेंगे। ये भी एक बात बताना रह गया। तो कल जो है जितने भी सेशंस होंगे हमारे तीनों चारों सेशन, ये चारों सेशंस ओपन सेशंस होंगे, यानी कि सबके लिए होंगे। हिंदी ई टूल्स का भी और शाम के अनुवाद वाला भी, क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है तो हमारा सेशन भी इट विल बी स्वतंत्र, मतलब ये सबके लिए होगा। ये लिंक सबको जाएगा, आप लोग भी सभी को साझा कर सकते हैं, ठीक है सर 11 बजे के बाद ही रखिए कल का सेशन हिंदी टूल्स का। ऐसा? सर शाम में 7 बजे या शाम में 6 बजे रख लेते हैं। नहीं, शाम को संभव नहीं है। शाम को तो 9 बजे से सेशन ऑलरेडी हमारा अनुवाद का है, तो शाम को संभव नहीं करेंगे तो दिन में ही करेंगे, सुबह करें या 10-11 बजे साथ करें, ठीक है देख लेते हैं समय। नहीं तो लंच तक तो, लंच में तो मत करना, लंच 10-11 बजे, क्योंकि कल ऑफिस जाके वो फहराना है, झंडा ड्यूटी लगाई है, सलूट मारना है। सर हर टाइम पे किसी न किसी को तो दिक्कत है ही। नहीं, बात तो सही है सुमित जी। इसलिए जो